हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एकाग्रता सीए फाउंडेशन। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज। ठीक है ना। देखो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक्स के सारे सेशंस जो हैं, जो क्लासेस में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, वो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। और अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाके उन 4-5 सेशंस को कवर कर लीजिए। ठीक है, जहां पे मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स का ब्रेकडाउन करके आपको अलग अलग सेशंस में सारी चीजें कवर करवाई हैं। और बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और ये साथ में कमेंट कर दीजिएगा कि किस क्वेश्चन का आपको क्या सही जवाब लगता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा, आज कितने क्वेश्चन होने वाले हैं बेटा? आज हम लोग लगभग 18 क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस करेंगे। ये सभी 18 क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से करिएगा और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी से किस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है वो ये है, द इंडियन इंडस्ट्री स्टैग्नेटेड अंडर द कॉलोनियल रूल बिकॉज इंडियन जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई थी कॉलोनियल रूल में। क्यों? क्योंकि इंडियंस वर कीन ऑन बिल्डिंग ह्यूज स्ट्रक्चर्स एंड मॉन्यूमेंट्स ओनली। क्योंकि इंडियन सिर्फ ह्यूज स्ट्रक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स बना रहे थे। क्या ऐसा था? नहीं बेटा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। इंडियंस बहुत कुछ बना रहे थे, मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स की तो कोई बात ही नहीं हुई। ऑप्शन बी, डिटेरियोरेशन वाज कॉज्ड बाय हाई प्राइसेस ऑफ इनपुट्स ड्यू टू ड्रॉट। ठीक है, सूखा तो था लेकिन अकेला यही रीजन नहीं था, है ना। मतलब ये रीजन परफेक्ट रीजन नहीं है कि भैया सारी इसी से चीजें खराब हो गई। द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कुड नॉट कंपीट विद द इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स। हाँ, ये है सर। हुआ क्या बेटा, कॉलोनियल रूल का मतलब क्या है कि जब ब्रिटिशर्स का रूल भारत में था, तो जब ब्रिटिशर्स का रूल भारत में था तो हो क्या रहा था कि जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। किसके साथ? वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे मशीन मेड गुड्स के साथ, है ना। क्योंकि मशीन मेड गुड्स थोड़े से सस्ते भी थे और हम लोग जो सामान बना रहे थे वो थोड़े से महंगे भी थे, पहली चीज। दूसरी चीज कि इंडियंस का उस समय के जो भारतीय थे उनका जो टेस्ट था ना बच्चों, वो टेस्ट वेस्टर्न गुड्स की तरफ बढ़ रहा था। वो कल्चर, इंडियंस जो है वेस्टर्न कल्चर से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थे और वेस्टर्न कपड़ों को पहनने की कोशिश या वेस्टर्न फैशन को अपनाने की कोशिश चल रही थी। तो ऐसी ये सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से कॉलोनियल रूल में इंडियन जो इंडस्ट्री थी थोड़ी सी रुक गई थी। और सी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। द फर्स्ट वेव ऑफ लिबरलाइजेशन स्टार्ट्स इन इंडिया। बेटा, पहली जो वेव है लिबरलाइजेशन की वो इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी? अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको पता है कि एलपीजी पॉलिसी कब आई थी। एलपीजी जो पॉलिसी है वो 1991 में आई थी, है ना। और 1991 यहां पे बेटा ऑप्शंस में है ही नहीं। अगर मैं बात करता हूं लिबरलाइजेशन की, तो मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है, मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी अलग अलग टुकड़ों में पढ़ाई है। पहला जो क्लास लिया मैंने आपको बताया कि भैया आजादी से पहले क्या हाल था, प्राचीन भारत का क्या हाल था, फिर आजादी के दौरान क्या हाल था, आजादी के बाद का क्या हाल था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हो कि लिबरलाइजेशन स्टार्ट्स इन इंडिया 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी, लेकिन यहां एलपीजी पॉलिसी की बात नहीं होती। तो भैया कब स्टार्ट हुआ था? अगर आप देखोगे बेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि 1981, देखिए 1965 से लेकर 1980 तक इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो अपने सबसे बुरे हालातों से गुजर रही थी। क्योंकि इस बीच 3 वॉर भी हुई, इस बीच सूखा भी पड़ गया, ड्रॉट भी आ गया और भी बहुत सारे रीजन से जो मैंने आपको थ्योरी में समझाए हैं, पढ़ाए हैं। तो 1980 में लिबरलाइजेशन करना इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है थोड़ी सी आजादी, थोड़ी सी आप कह सकते हो कि, है ना, कि रेगुलेशंस थोड़ी सी कम कर देना, लाइसेंसिंग थोड़ी सी कम कर देना, रिलैक्स कर देना, है ना। रेगुलेशंस एंड लाइसेंसिंग को थोड़ा रिलैक्स कर देना ताकि ट्रेड और व्यापार और तेजी से बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। द सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। क्या बोला जा रहा है बेटा कि इंडियन इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रही है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, वो कुछ सीक्वेंस में हो रहे हैं। क्या सीक्वेंस है? द हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ सेक्टर्स एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। द हिस्टोरिकल पैटर्न
ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ सेक्टर्स एट इंडस्ट्री, सर्विस एंड एग्रीकल्चर, नहीं बेटा। यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ द सीक्वेंस, हाँ देखिए बिल्कुल पॉइंट ये बोल रहे हैं कि आपको सीक्वेंस बताओ भैया, सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो बेटा, जो हिस्टोरिकल पैटर्न था वो क्या था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। सबसे पहले एग्रीकल्चर को रखा जा रहा था, है ना, लेकिन एग्रीकल्चर के बाद सर्विसेज को रखा जा रहा था, इंडस्ट्रीज को नहीं। यहां पे जो सीक्वेंस बताया गया वो क्या बताया गया, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री, है ना, गलत हो गया यहां पे, और फिर सर्विसेज आ रहा है। यहां पे उल्टा कर दिया गया, पहले इंडस्ट्री को ले आया ना, पहले एग्रीकल्चर ही आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, और आज भी, है ना। तो यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ द सीक्वेंस है एग्रीकल्चर पहले, सर्विस बाद में, और इंडस्ट्री उसके बाद में। दिस इज द राइट सीक्वेंस एंड हेंस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आई होप कि आप लोग कमेंट में आंसर लिख रहे हो और सही लिख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम वाज रिप्लेस्ड बाय। अच्छा, तो बेटा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करते थे हम लोग इंडिया से, उस स्कीम को रिप्लेस किया था किसने, बताइए जी, बताइए किसने किया था। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स RODTEP इन 2021 ये आ गया था, और है ना, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स थी इंडिया की, जो स्कीम थी वो रिप्लेस हो गई थी यहां से, ठीक है। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स RODTEP इन 2021, ओके। तो ए विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा सर जी, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB। बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया, लेकिन क्यों, क्या मकसद था उसके पीछे, यह आपको आंसर में बताना है। A government entity through which inward investment proposals were routed to obtain required government approvals no more exists as the same is replaced by a new regime, namely foreign investment। बिल्कुल सही बात है बेटा। FIPB या फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड अब रही कहां गया, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अब आ चुका है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। तो भैया अब तो ये आ चुका है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल आ चुका है, FIFP आ चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल FIPB अब रह ही नहीं गया, नो मोर एग्जिस्ट, क्योंकि अब आ चुका है नया रिजाइम जिसका नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। अगर आप बात करते हो नो अप्रूवल, नो, इसकी कोई बात ही नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, फेम इंडिया स्कीम एम्स टू। बेटा फेम नाम की एक इंडिया की स्कीम है, इसका मेन मकसद क्या है आप लोगों को पढ़ाया है, सिंपल सी बात है बेटा। इनका मेन मकसद है कि भैया प्रमोट किया जाए मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स टेक्नोलॉजी को, मतलब ऐसे व्हीकल जो पेट्रोल पे चले और मतलब फ्यूल से भी चले और इलेक्ट्रॉनिकली भी चले, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन। यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं हो रही है, इंडिया फेम की कोई बात नहीं हो रही। फेम एक बॉडी है और इनका मेन काम यह है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें जहां पे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है उसको प्रमोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन 2020 इंडिया रैंक। क्या बोला जा रहा है कि बेटा इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन 2020, है ना, यानी कि एक रिपोर्ट आती है हर साल बच्चों, जिसमें बताया जाता है कि उस पर्टिकुलर देश में बिजनेस करना कितना आसान है। 2020 में जो इंडिया की रैंक रही वो कितनी है सर, ये तो हमें याद नहीं। चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। इंडिया की जो रैंक रही है बेटा वो रही है 63rd रैंक रही है, और पिछले कई सालों में ये रैंक इंप्रूव हो रही है। तो आपको खुशी होनी चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में इंडिया दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है। ई-नैम या ई-नम, ई-नम क्या है, व्हाट इज ई-नम, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक नेम कार्ड गिवन टू सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए एक बार बताता हूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक नेम कार्ड जैसी यहां पे कोई चीज की डिस्कशन नहीं हो रहा है, ई नम का ये तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन मैंने आपके लिए काट दिया। अब आपके पास बी है, अब आपके पास सी है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए एक मार्केट तैयार हो जाए इलेक्ट्रॉनिकली, इसको हम लोग नम कहते हैं। बी वाला बिल्कुल सही है। अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क्स द एग्जिस्टिंग APMC मंडी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एक बेटा पैन इंडिया का मतलब ये नहीं कि इंडिया के नीचे पैन लगा दिया,
फ्राइंग पैन ना, पैन का मतलब है पूरे इंडिया, पैन इंडिया में एक ट्रेडिंग पोर्टल बनाया गया है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को सही तरीके से करने के लिए। बी और सी दोनों यहां पे सही आंसर हो जाएंगे, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा बच्चे वो होगा डी। क्या होगा सर जी? डी। ये दोनों ही आपके राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिसी रिफॉर्म इंक्लूडेड इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991? बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है, कब आई है, कैसे आई है, कौन लाया था, क्या मकसद था, सारी चीजें, ठीक है। अब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कौन सी चीजें इंक्लूडेड नहीं थी? विच इज नॉट अ पॉलिसी रिफॉर्म, विच इज नॉट अ पॉलिसी रिफॉर्म, ये पूछा गया है। रिमूविंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, देश की सारी इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट ही हटा दी गई, ऐसा लिखा है क्या? अरे नहीं ना, यही तो गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। लाइसेंसेस को रिमूव नहीं किया गया था, रिलैक्स किया गया था, और हर इंडस्ट्री से नहीं किया गया था, कुछ इंडस्ट्रीज से किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहां पे पूछा गया नॉट अ पॉलिसी रिफॉर्म, ऑप्शन ए इज नॉट अ पॉलिसी रिफॉर्म। मैं देख के बता रहा हूं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज लिबरलाइज, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज किया गया, बिल्कुल सही बात है। डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट होल्डिंग्स ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक, बिल्कुल सही बात है। डिसइन्वेस्टमेंट भी किया गया। तो बी सी डी पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, ए पॉलिसी रिफॉर्म नहीं है, और इसीलिए ए विल बी योर राइट आंसर। इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रेस्ट्रिक्टेड इन इंडिया बिकॉज, बेटा क्या पूछा जा रहा है? फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की एंट्री इंडिया में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। क्यों रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी? क्यों बताइए फटाफट से, क्यों रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी? सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट ना करते, हमारे इंडियंस वेस्टर्न कल्चर से इतना प्रभावित थे कि वो इंपोर्ट पे इंपोर्ट करते, इंपोर्ट पे इंपोर्ट करते, और हम परेशान हो जाते। हम मतलब वो लोग जो लोकल लेवल पे आके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, स्मॉल स्केल लेवल पे आके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको इतना कट थ्रोट कंपटीशन मिल जाता कि वो लोग परेशान हो जाते। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, गवर्नमेंट वांटेड पीपल टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ बी इंडियन बाय इंडियन। नो बेटा, उस समय गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं था कि बी इंडियन बाय इंडियन, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ठीक है। क्या इंडियन बाहर का सामान नहीं पहन सकता, खरीद सकता क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, फॉरेन गुड्स वर कॉस्टली। बेटा गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फॉरेन गुड्स कॉस्टली हैं या क्या है ना। गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या था, चलिए वो मैं बताता हूं। इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करना। बेटा इंडिया का कल्चर प्रिजर्व था, है और रहेगा, उससे फॉरेन गुड्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट का मेन मकसद ये था कि प्रोटेक्शन हो सके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, क्योंकि जब फॉरेन के गुड्स इंपोर्ट होके भारत में आते तो डोमेस्टिक चीजों को कोई ना खरीदता, जिसकी वजह से भारत का ही नुकसान यहां पे होता। और आप लोगों ने जो आंसर यहां पे सीखा वो बिल्कुल राइट है। सो सी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द हिंदू ग्रोथ रेट इज टर्म्ड यूज्ड टू रिफर। बेटा हिंदू ग्रोथ रेट मैंने आपको पढ़ाया है, किसको बोला जाता है, फटाफट से बताइए। हिंदू ग्रोथ रेट बताइए जी, किसको बोला जाता है? चलिए मैं आपको आंसर देता हूं, द लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा 1950s, ये सेकंड क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, इंडियन इकोनॉमी की सेकंड क्लास में। 1950 से लेकर 1980 तक जो इंडिया की स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी ना, जो 3.5% थी, उसको नाम दिया गया हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया कब? इंडियन इकोनॉमी की सेकंड क्लास, जाके देखिएगा, वहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर अपन 12 की बारी आती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट। बेटा डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जब पब्लिक सेक्टर की इक्विटी होल्डिंग को बेच दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को। इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट, हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है, LIC की होल्डिंग्स को बेच दिया है प्राइवेट सेक्टर को, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जरा एक बार फटाफट से आप लोग भी बताइए। बिल्कुल, द पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग। गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग का कुछ पोर्शन बेच देना, किसको? प्राइवेट सेक्टर को, ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है सर जी। पॉलिसी ऑफ पब्लिक पार्टनरशिप, वो उसको क्या कहते हैं? पब्लिक पार्टनरशिप को प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ उसको बोलते हैं बेटा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसको PPP बोलते हैं। पॉलिसी वेयर बाय गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स आर रिड्यूस्ड, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस नहीं करते बेटा, बेच देते हैं पूरा का पूरा।
पॉलिसी ऑफ ओपनिंग अप ऑफ गवर्नमेंट मोनोपोली, ना ये भी नहीं होगा, ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। बेटा एक एक्ट आया, मैंने इस एक्ट के बारे में आपको पढ़ाया है, MRTP एक्ट 1969 में आया था। क्यों आया था? ताकि बेटा लार्ज फर्म्स के ऊपर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए। क्या? लार्ज फर्म्स के ऊपर। चलिए देखते हैं, और मोनोपोलीज क्रिएट ना हो पाए। देखें, टू प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, बिल्कुल सही बात है, मोनोपोली ना हो पाए और अगर है तो उनको कंट्रोल किया जा सके। कोई मोनोपोलिस्टिक मतलब कि ऐसे फर्म्स जो मार्केट में लार्ज नंबर में होते हैं और मार्केट का गलत फायदा उठाते हैं, ऐसे फर्म्स को रोकना। और ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऐसी जो गलत गतिविधियां हो रही हैं उनको रोकना, इन दोनों को। और पहला क्या है? टू इंश्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन इन इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। बोला ये जा रहा है कि MRTP एक्ट का ये इसलिए बना था ताकि इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू। ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ लोगों के हाथ में सारी इकोनॉमिक पावर ना हो, इकोनॉमिक पावर सब में इक्वली बट जाए, ये सब तय करने के लिए MRTP एक्ट बना था। ये भी सही बात है। इसकी वजह से बेटा जो राइट आंसर मुझे इस सवाल का लग रहा है वो लग रहा है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या आ रहा था? हाँ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल। ऑप्शन सी, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव वगैरह तो यहां पे दे नहीं रखा, तो ऑप्शन सी आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा। द स्ट्रेटजी ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज। बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले इंडिया के एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा था? बेटा लैंड रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे, बस लैंड रिफॉर्म्स। फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद किया गया था, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात भी ग्रीन रिवॉल्यूशन में की गई है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले क्या किया जा रहा था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले बेटा क्या किया जा रहा था? लैंड रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे, जिसमें जमींदारी सिस्टम वगैरह को हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आपको पढ़ा चुका बेटा 1948 में। उनका मेन एम क्या था? आपसे ये पूछा जा रहा है, आप लोग पढ़ के बता सकते हैं क्या मेन एम था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन का 1948 में मेन एम क्या था? मेन एम क्या? मेन एम ये था कि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बन जाए एंड इकोनॉमी बिल्कुल खुल जाए? नहीं। क्या मेन एम था कि स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर की ओर चला जाए? नहीं। एन एक्सपैंडेड रोल फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल। पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़े, पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़े और प्राइवेट सेक्टर का रोल थोड़ा लाइसेंसिंग में, मतलब लाइसेंसिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, कि भाई प्राइवेट सेक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, थोड़े लाइसेंस वगैरह लेने पड़ेंगे। यह कहा गया इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में, हमारे देश के आजाद होने के जस्ट एक साल बाद। तो क्योंकि नेहरू जी का बेटा यही मानना था कि हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना पड़ेगा, तो सी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 मैनिफेस्टेड। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनी 1991 की, वो क्या कहती थी? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है ना, क्योंकि आप लोगों ने देखा प्राइवेटाइजेशन की बात हुई। तो रीथिंकिंग द रोल ऑफ मार्केट्स वर्सेस द स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट बच्चों? रीथिंकिंग द रोल ऑफ मार्केट वर्सेस द स्टेट, आपको सोचना पड़ेगा दोबारा। गुड गवर्नेंस वगैरह की देखो कोई घंटा बात नहीं हो रही थी, है ना। पॉवर्टी वगैरह की भी देखो कोई बात नहीं हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह की भी, सिंपल है। तो बी विल बी योर राइट आंसर। और बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमिक पॉलिसी वाज रूटेड इन। इकोनॉमिक पॉलिसी किसमें रूट थी बताइए? इकोनॉमिक पॉलिसी, नेहरू जी का क्या मानना था भाई? नेहरू जी का क्या मानना था? नेहरू जी का यह मानना था कि सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टेड बाय द स्टेट। क्या जी बोला जा रहा है कि नेहरू जी का मानना यह था कि सोशल, समाज की भलाई भी हो, इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो,
और ये सब कुछ रहे सरकार के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, कैपिटलिस्ट मोड के तो बिल्कुल ही खिलाफ थे और प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स की कोई बात हो नहीं रही थी उस समय, और यहां भी प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही, तो इसको भी काट दीजिए। बी विल बी योर राइट आंसर। सो बच्चा पार्टी, आई होप कि आप लोगों को ये क्लास वाले क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। देखो आज हमने 18 क्वेश्चन किए, लेकिन बहुत दमदार क्वेश्चन किए। पूरे चैप्टर को आपके इन क्वेश्चंस ने बांध के रखा होगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बेहतर लगे होंगे और अब आपकी इंडियन इकोनॉमी की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी और अच्छी हो गई होगी। अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं आपको और एमसीक्यूज करा दूंगा, बट आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। और जैसे मैंने क्वेश्चंस कराए फास्ट फॉरवर्ड, जैसे हमने 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिए, आप लोग भी क्वेश्चंस को इन्हीं स्पीड में रखिएगा जब भी आप लोग प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा बेटा, आपका भी बहुत फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा पेपर में टाइम आपको कम मिलता है और आपको क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं, तो स्पीड मैटर्स। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।